हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और इससे पहले के सारे जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के और सारी की सारी एसएसटी कवर्ड है, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था इंडिया के पेस्टोरलिस्ट यानी कि चरवाहों के बारे में। अब उनकी जो ज़िंदगी है वो कॉलोनियल रूल यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर हो गया था, तभी जो चरवाहे थे इनके जीवन पर क्या असर पड़ा। कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। तो बहुत ही अजीब तरीके से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, जो कि पहले तो आराम से कहीं से भी जहाँ चाहें घूम सकते थे, मगर अंग्रेज़ तो चाहते थे कि वो लोगों को बांध करके रखें और हमेशा लोगों पर नज़र रखें। तो जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो श्रैंक हो गए यानी कि सिकुड़ गए। उनका जो लोगों का मूवमेंट था यानी कि चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे उनके मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रोकें लगाई गई। एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज। और जो कर टैक्स देना पड़ता था लोगों को, पेस्टोरलिस्ट को, वो बढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। उनका जो एग्रीकल्चरल स्टॉक था वो डिक्लाइन हो गया। एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। और उनका देखिए जो खेती बाड़ी करते थे वो भी डिक्लाइन हो गया। उनका जो व्यापार था वो भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। मगर ये सब चीज़ें हुई तो हुई क्यों और कैसे हुई? पहला तो इसलिए देखो क्योंकि कॉलोनियल स्टेट जो थी ना, वो चाहती थी कि सारे के सारे जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं यानी कि जहाँ पर जो चरवाहे हैं उनको कहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, फार्मिंग लैंड्स में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड पे, खेतों पे अंग्रेज आसानी से कर लगा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे चरवाहों पे। और ये लोग तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इन पे टैक्स लगाना मुश्किल था। और अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। तो इसलिए इन लोगों ने, जो पेस्टोरल्स थे, इनकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज़ों ने अफेक्ट किया और कहा कि भाई तुम एक ही जगह पर टिक करके रहो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फाइनेंस। क्योंकि अंग्रेज़ क्या लगाते थे? ज़मीन पर टैक्स लगाते थे और वही उनका इनकम का सोर्स था। अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉयटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली करना। अब पेस्टोरल्स पे वो कैसे कर लगाए? तो वो चाहते थे कि ये जो भाई इधर उधर घूमते रहते हैं, ये घूमना वूमना बंद करें, एक जगह बसें और हमें कर दें, टैक्स दें। बाय एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज दिस रेवेन्यू कलेक्शन। अब अगर खेती बाड़ी करेंगे तो अंग्रेज़ों की रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि जो कर है, टैक्स है, वो भी अंग्रेज़ों का बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन द इंग्लैंड। और इंग्लैंड में तो देखो जो अंग्रेज़ थे ना, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी ज़मीन पर खेती नहीं की जा रही है ना, तो वो वेस्ट लैंड है। यानी कि क्योंकि अंग्रेज़ों को उस पर से कर तो मिल नहीं रहा था, कोई टैक्स नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए तो क्या था कि भाई ये वेस्ट है। और अंग्रेज़ तो किसी भी लैंड को वेस्ट छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों को ये पेस्टोरलिस्ट अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि अलग अलग जगह घूमते रहते थे, इन पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो कॉलोनियल ऑफिसर के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड बेकार था, क्योंकि अगर उस पर एग्रीकल्चर होता तो उसका कुछ काम होता, टैक्स आता, उस पर से कुछ फसल उग करके आती जो ये इंग्लैंड भेज सकते थे या फिर उसको अलग अलग जगह बेच सकते थे। कौन? अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगता था कि यार ये लोग ऐसे क्यों घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो 19वीं सेंचुरी आते आते उन्होंने क्या किया, कई सारे एक्ट लाने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे एक्ट और रूल्स लेकर के आए अलग अलग पार्ट में कंट्री के। इन रूल्स में जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको कुछ कुछ लोगों को दे दिया गया। अब वो लोग उस जगहों पर खेती करते थे। ये इंडिविजुअल को कुछ कंसेशंस दिए गए, उनको एनकरेज किया गया कि भाई जो लैंड जिन पर ये चरवाहे पहले अपने जानवरों को चराते थे, आओ और इन पर आकर के खेती करो और उस खेती का हम लोगों को टैक्स दो और वो फसल हमें बेचो। अंग्रेज़ों को तो इस चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। फिर अंग्रेज़ क्या करते थे कि कुछ लोग जिनको ये कहते थे कि भाई इस एरिया में आकर के खेती करो, उस गांव का एक किसी को हेडमैन बनाते थे और हेडमैन जो है वो टैक्स इकट्ठा कर करके अंग्रेज़ों को दिया करता था। बट इससे दिक्कत क्या हुई, जो पेस्टोरलिस्ट थे उनका जो ग्रेजिंग ट्रैक्ट है वो कम होता गया। तो इसलिए खेती बाड़ी बढ़ी और चरवाहे जहाँ पर गाय भैंसों को या भेड़ बकरी को चराया जा सकता था वो एरिया कम होने लगा। अब अगर गाय भैंसों को या भेड़ बकरियों को चरने की जगह ही नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक रीज़न क्या था, कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ। सबसे पहले तो उन लोगों के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई, क्योंकि कॉलोनियल स्टेट क्या करने लगा, ट्रांसफॉर्म करने लगा ग्रेजिंग लैंड इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। यानी कि पहले जिन एरियाज़ पर फसल नहीं उगती थी, यानी कि सिर्फ घास होती थी और जानवर चरते थे आके,
उनको क्या करने लगे, फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पर अब खेती करवाई जाने लगी। तो पेशर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। यानी कि पहला पॉइंट, किस तरीके से पेशर्स की लाइफ इफेक्ट हुई, ये क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे ही कि किस तरीके से कॉलोनियल रूल से पेशर्स की लाइफ को, जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा। तो पहला यह है कि कॉलोनियल स्टेट क्या चाहती थी कि सारे के सारे जो ग्रेजिंग लैंड हैं उनको कल्टीवेटेड फार्म में बदल दिया जाए। मतलब जो ग्रेजिंग लैंड जहाँ पर पहले आराम से चढ़ सकते थे जानवर, उनको अब फार्म यानी कि वहाँ पे अब खेती करी जाए, उसमें फसल उगाई जाए, गेहूँ चावल वगैरह। अब अगर ये हो जाएगा तो भाई जानवर चरेंगे कहाँ, तो ये दिक्कत थी। तो पहला इफेक्ट तो ये हुआ। अब दूसरा है कि मिड 19वीं सेंचुरी आते आते काफ़ी सारे फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए गए अलग अलग प्रोविंसेस में। इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो कि कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर यानी कि लकड़ी थी, जैसे कि देवदार और साल की, उसको क्या कह दिया कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट है। अंग्रेज़ों ने कहा जहाँ पर ये देवदार, साल, इस तरीके की लकड़ी होती है, जिस लकड़ी से ये लोग काट करके, पहले क्या होता था ना, जो रेलवे ट्रैक होते थे, अभी तो लोहे के होते हैं, वो पहले वो लकड़ी के होते थे, तो वो ट्रैक बना दिए जाते थे। तो किसी भी पेस्टोरलिस्ट को इन पे जाने नहीं दिया जाता था, तो कोई भी पेस्टोरलिस्ट अलाउ नहीं होता था ऐसे फॉरेस्ट में। पहले तो वो आराम से घूमते रहते थे, मगर जब अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई ये देवदार, साल, इनमें तो बड़े मज़े की लकड़ी आती है, इनको लकड़ी को हम काटेंगे, अब अगर ये चरवाहे वहाँ पर घूमते रहेंगे तो हम किस तरीके से काम करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट्स बना दिए। इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग अभी बेचारे चरवाहे जा नहीं सकते थे, और कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कि भाई इसमें कोई नहीं जाएगा, कुछ फॉरेस्ट को कहा दिया कि भाई ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, और उसमें कुछ ही ग्रेजिंग राइट्स दिए गए। मतलब पेस्टोरलिस्ट जो है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ जा सकते थे। पहले तो क्या था, अंग्रेज़ों के आने से कहीं भी घूमो, मस्त आराम से जाओ, कहीं भी चरवाओ अपने जानवरों को। मगर अंग्रेज़ों के आने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जंगल है, इनमें तुम आ नहीं सकते, आओगे तो कुछ भाई फीस दोगे। ये क्या चाहते थे कि उन जो एरिया में है, या तो उसमें खेती हो जाए या तो उसमें पेड़ उगा दिए जाएं, ताकि वो पेड़ काट करके ये फिर अपनी लकड़ी बेच सके। लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके के काम करने शुरू करे और पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पर इफेक्ट किया। पहला क्या था, पहला कि भाई जो भी पेस्चर लैंड थे उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। फिर इन्होंने काफ़ी सारे फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिए गए, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए, और जो पेस्टोरल्स थे यानी कि जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को नहीं चरा पाते थे, उस एरिया में जाना उनका मना हो गया था। वो कहते थे कि भाई हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं और ये जो सेपलिंग है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ये जानवर हैं, इनको ख़राब कर देंगे और भाई इनको बच जाने दो, और पेड़ वेड़ ये लोग उगने नहीं देंगे। तो चरवाहों को अब उनके अंदर, जंगलों के अंदर जाने से ये मना कर देते थे। फॉरेस्ट एक्ट ने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया। फॉरेस्ट में नहीं जाने देते थे जो पहले वैल्यूएबल फॉरेज थी, यानी कि कैटल, भाई बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस घास जो कि पहले कैटल्स को मिल जाती थी, अब वो कैटल्स को नहीं मिल पा रही है। तो एरियाज़ में एंट्री अलाउड कर दी, बहुत ही कम, यानी कि मतलब यहाँ पर तुम कुछ समय के लिए जा सकते हो, या फिर जाओगे तो पहले फ़ीस पे करो तभी जाओगे। कुछ परमिट बनवाने पड़ते थे, उनका टाइमिंग बहुत कम होता था कि भाई अभी जाओ और फिर उसके थोड़े टाइम बाद निकल जाओ वहाँ से। नंबर ऑफ़ डेज स्पेसिफाई कर दिए गए, तो इस वजह से उनको बड़ी दिक्कत हुई। पहले तो अपनी मर्ज़ी से वो जितने समय तक मतलब वहाँ पे घास रहती थी, आराम से भेड़ बकरियाँ चरती थी, उसको तभी जाते थे। मगर फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये 10 दिन के लिए ही तुम जा सकते हो, और उसके लिए भी तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे पहले, फिर ही तुम जा पाओगे। अब आप सोच रहे होगे तो ये चरवाहे उनकी बात क्यों मानते थे? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थीं, अंग्रेज़ों के पास फोर्स थी, ताकत थी, इसलिए तभी तो वो हमारे देश पर राज कर पाए थे। तो पेस्टोरलिस्ट जो है अब किस एरिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं रह पाते थे, जहाँ पे ग्रास सकुलेंट थी और अंडरग्रोथ होती थी फॉरेस्ट में बहुत सारी, मतलब एम्पल पहले क्या होता था, घास होती थी खूब सारी, मगर अब क्या होने लगा, अब उनके भेड़ बकरियों को घास ही नहीं मिलती थी खाने के लिए। उनको दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल्ड देयर लाइव्स। अब उनको कहीं पर जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, वो किसकी मर्ज़ी से, वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनके जो परमिट उनको मिलते थे ना, उस जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के परमिशन के बिना वो कहीं पर चरवाहे नहीं जा सकते थे। चरवाहे कौन? लोग जो कि भेड़ बकरियां पालते हैं। वो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं यानी कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के कहने पर ही अब चलने लगी थी। परमिट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया जाता था और फिर कुछ ही टाइम के लिए वो फॉरेस्ट में रह सकते थे। अगर फॉरेस्ट में वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहे तो उन पर फिर से फ़ाइन लगा दिए जाते थे। तो ये हो गया कि बहुत सारे फ़ाइन वगैरह उन पर लगने लगे, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स आने लगे। तीसरा कैसे इफेक्ट हुई उनकी लाइफ कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थे नोमैडिक पीपल के लिए। सस्पिशियस यानी कि शक करते थे। जो अंग्रेजी अफसर थे ना, वो नोमैडिक पीपल, ये पेस्टोरल्स थे, इन पर बहुत ज़्यादा शक किया करते थे, क्योंकि नोमैडिक पीपल क्या थे भाई, ये तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, हॉकर्स हुआ करते थे, यानी कि अपना सामान बेचते थे, सामान खरीदते थे, ये काम करते थे। तो अंग्रेज़ सोचते थे कि भाई ये लोग तो क्या हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं,
तो इनको क्रिमिनल बुलाने लगे थे। अंग्रेज चाहते थे कि भाई सारे के सारे लोग ना एक जगह सेटल होकर के रहें, कोई ना इधर ज़्यादा घूमे ना, क्योंकि जब लोग घूमते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई एक सेटल पॉपुलेशन रहे। वो चाहते थे कि रूरल पीपल जो है वो गाँव में रहें और एक ही जगह पर रहें, अपने खेतों में खेती वेती करें और हम लोगों को पैसा टैक्स के रूप में देते रहें। बट जो पॉपुलेशन वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए अंग्रेज़ कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए उन्होंने पास किया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। मतलब आप ऐसा समझिए कि इस तरीके के एक्ट पास कर दिए गए कि कोई उस कम्युनिटी में अगर बच्चा भी पैदा हो रहा है ना तो वो जन्म से ही क्रिमिनल है। इस तरीके के एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किए कि भाई यहाँ के तो इस ट्राइब के तो लोग ही क्रिमिनल हैं, इनका काम ही क्राइम करना है। बाय दिस एक्ट मैनी कम्युनिटीज़ ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। उनको क्रिमिनल ट्राइब कह दिया। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ, कि भाई इनका नेचर है और जन्म से ही ये लोग तो क्रिमिनल हैं। कुछ विलेज नोटिफाई कर दिए कि ये कम्युनिटीज़ जो हैं सिर्फ यहीं पर रह सकती हैं। ऐसा क्यों कर रहे थे? एक ही मोटिव था, पैसा। उनको पैसा चाहिए था, टैक्स चाहिए था, और जिस लैंड पर पहले ये चरवाहे अपने जानवरों को चरा रहे थे वो ज़मीन अंग्रेज़ों को चाहिए थी अपने लिए, ताकि उस पर वो खेती करवा सकें, उससे उनको टैक्स मिल सके, वो सामान वो बेच सके। तो विलेज पुलिस को उन लोगों पे कंटिन्यूस वॉच पर लगा दिया जाता था। चौथा रीज़न क्या था कि कैसे इफेक्ट हुई? तो रिवेन्यू, टू एक्सपेंड रेवेन्यू इनकम कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगे थे। टैक्स ज़मीन पर लगाया गया, पानी पर लगाया गया, नमक पर लगाया गया, जिस सामान का व्यापार हो रहा है उस पर लगाया गया, और इवन कोई जानवर पालता था तो उन जानवरों पर भी टैक्स लगाया गया। पेस्टोरलिस्ट को टैक्स देना पड़ता था अपने हर एक जानवर पर, मतलब जितने भी जानवर वो लोग रखते थे हर जानवर पर उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ज़्यादातर जो पेस्टोरल ट्रैक्स थे इंडिया के, उन पे ग्रेजिंग टैक्स लगाया जाता था मिड 19th सेंचुरी में। मतलब आप अगर इस एरिया में अपने जानवरों को चरा रहे हो तो टैक्स भरो पहले। टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। तो मतलब हर जानवर पे टैक्स धीरे धीरे बढ़ाते जाते थे और मतलब पैसा लेकर ही छोड़ते थे लोगों से। जो साल थे 1850 से लेकर के 1880s के टाइम पर, उसमें द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन्ड आउट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हमारे देश के लोगों को ही दिया जाता था कि भाई तुम ही टैक्स कलेक्ट करो और हम तुम्हें ये हक दे रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने का। मतलब देखो क्या है कि अंग्रेजी सरकार है, जिसके पास क्या है, जिसके पास है गोली और जिसके पास है ताकत। ठीक है, ताकत है इसके पास। अब ये क्या करेगा? ऑक्शन करेगा। ऑक्शन यानी कि बोली लगवाएगा। तो कुछ लोग हैं, कुछ ज़मींदार टाइप के लोग हैं, अमीर अमीर लोग, वो बोली लगाएंगे कि जी हमें टेंडर दे दो और हम इन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे, कुछ मुनाफा हम अपने पास रखेंगे और कुछ आपको वापस कर देंगे, आप लोगों को दे देंगे। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया? बोलियां लगवाई कि भाई कौन हमें ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर करके देगा और हम उसको ही ये टेंडर दे देते हैं। जैसे कि सड़क बनाने का टेंडर मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, इसी तरीके से ही अंग्रेजी सरकार टैक्स कलेक्ट करने का टेंडर निकाल दिया करती थी और लोग फिर जाते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। तो बड़ा अच्छे से अंग्रेजी सरकार के तो मज़े आ रहे थे, उनको तो टैक्स मिलता जाता था। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट हाई टैक्स एज दे could to recover the money they had paid to the state and earn as much as profit as they could within the year। तो ये लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो पिस कौन रहा था? ये जो नोमैडिक पीपल थे, पेस्टोरलिस्ट थे, इनकी हालत बुरी हो रही थी। 1880s आते आते गवर्नमेंट ने began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass। अब लोगों को पास मिलने लगा, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट ही खुद से कलेक्ट करने लगी। पहले कुछ बिचौलिए होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, अब 1880s आते आते गवर्नमेंट खुद करने लगी और लोगों को पास देने लगी ताकि वो ग्रेजिंग ट्रैक्ट में एंटर कर सके। अगर जिसके पास पास नहीं होता था वो एंटर नहीं कर पाता था और जब टैक्स पे करते थे तभी पास मिलता था। नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। तो भाई उनके पास होते थे कि कितने भाई कैटल हैं, वो उस पास पर लिखा होता था, कितना टैक्स पे किया है वो लिखा होता था, और ये सब जब जांच हो जाती थी तभी उन्हें जंगलों के अंदर एंटर करने दिया जाता था।